अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, MA स्टोरी सेंटर में आप सबको खुश आमदीद, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में उतारी जाती हैं। आज की कहानी 4 ऐसे मुसाफिरों की है जिन्हें दुनिया बेवकूफ समझती थी, मगर यह सफर उनकी असल हकीकत खोलने वाला था, और शायद अब की भी। पुराने जमाने में बगदाद से दूर एक सुनसान और तवील रास्ता था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां इंसान अपने फैसलों के साथ तन्हा रह जाता है और वही फैसले इसकी तकदीर का रुख बदल देते हैं। इसी रास्ते पर एक दिन 4 मुसाफिर इकट्ठे हुए। सलीम एक मगरूर और खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझने वाला आदमी था। बशीर लालची था और हर चीज में फायदा देखता था। करीम खौफजदा रहने वाला कमजोर दिल इंसान था, जबकि फरीद एक सादा, नर्म दिल और खामोश तबीयत का मुसाफिर था जिसे बाकी 3 हमेशा मजाक में बेवकूफ कहते थे। जब उन्होंने सफर शुरू किया तो शाम ढल रही थी और आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी, जैसे फिजा खुद उनके सफर को किसी राज में लपेट रही हो। सलीम ने आगे बढ़ते हुए कहा कि अगर उन्हें साथ चलना है तो फैसले वो करेगा, क्योंकि अक्ल सबसे ज्यादा इसी के पास है। बशीर ने हंसते हुए इस बात को कबूल किया, क्योंकि इसे यकीन था कि फायदा निकालने में वो किसी से कम नहीं। जबकि करीम बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। फरीद खामोशी से चल रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो हर चीज को महसूस कर रहा हो। चंद घंटे गुजरने के बाद अचानक बशीर रुक गया और उसने जमीन की तरफ इशारा किया, जहां एक पुराना सा संदूक पड़ा था, जो मिट्टी में दबा हुआ होने के बावजूद अपनी सुनहरी चमक छुपा नहीं पा रहा था। सलीम की आंखों में लालच की चमक आ गई और उसने फौरन कहा कि यह खजाना है, जबकि बशीर ने बगैर वक्त जाए किए इसे अपना हक समझ लिया। करीम पीछे हट गया और घबरा कर बोला कि यह ठीक नहीं लगता, कहीं ये कोई जाल ना हो। मगर सलीम ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए संदूक खोल दिया। जैसे ही ढक्कन उठा, अंदर सोने के चमकते हुए सके नजर आए, जिनकी रोशनी आंखों को खीरा कर रही थी, और एक लम्हे के लिए सब अपनी होश खो बैठे। बशीर ने फौरन अपने थैले में सके भरने शुरू कर दिए और सलीम ने भी एक लम्हा जाय किए बगैर सोना उठा लिया, जबकि करीम ने कुछ हिचकिचाहट के बाद वही किया जो बाकी कर रहे थे। फरीद ने उन्हें रोकने की कोशिश की और आहिस्ता आवाज में कहा कि हर आसानी से मिलने वाली चीज नेमत नहीं होती, बाज औकात वो आजमाइश भी होती है। मगर इसकी बात पर कोई तवज्जो ना दी गई। इसी दौरान संदूक के अंदर से एक पुराना कागज निकला जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। सलीम ने इसे पढ़ा और उस पर लिखा था कि जो जल्दी करेगा वो पछताएगा, मगर इसने इस जुमले को मजाक समझकर कागज फाड़ दिया और कहा कि ये सब डराने के तरीके हैं ताकि लोग हिम्मत ना करें। फरीद ने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर उसकी बात को फिर नजरअंदाज कर दिया गया और इसे एक बार फिर बेवकूफ कहकर खामोश कर दिया गया। रात होने तक चारों ने एक दरख्त के नीचे पड़ाव डाल लिया, मगर इस रात में सुकून नहीं था, क्योंकि हर शख्स के दिल में एक अजीब सा बोझ पैदा हो चुका था। सलीम बार बार अपने सिक्कों को गिन रहा था, जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो कि वो वाकई इसके पास हैं। बशीर अपने थैले को मजबूती से पकड़े बैठा था और बार बार इर्द गिर्द देख रहा था। करीम को हर आवाज खतरा लग रही थी और वो बार बार चौंक जाता था, जबकि फरीद खामोशी से आसमान को देख रहा था, जैसे वो इस सब के पीछे छपी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा हो। रात के किसी पहर हल्की सी आहट हुई, जैसे कोई कदमों की चाप हो। मगर जब करीम ने घबरा कर पूछा कि कौन है, तो जवाब में सिर्फ खामोशी मिली और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब सूरज की रोशनी फैली तो सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि सलीम ने जैसे ही अपना थैला खोला तो वो खाली था, और यही हाल बशीर का भी था। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया और वो एक दूसरे को देखने लगे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि ये कैसे हुआ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उनकी नजरें एक साथ फरीद पर जाकर रुक गईं, और सलीम ने गुस्से से कहा कि यह काम इसी ने किया है, क्योंकि रात को वही जाग रहा था। बशीर ने भी इसी बात की तायीद की और फरीद पर इल्जाम लगाया कि इसने चोरी की है, जबकि करीम भी खौफ और शक के दरमियान खड़ा उन्हें देख रहा था। फरीद ने सुकून से जवाब दिया कि इसने कुछ नहीं किया और उसने पहले ही उन्हें रोका था, मगर अब उनके दिलों में शक पैदा हो चुका था
और वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसी लम्हे हुआ तेज हुई और दरख्तों के पीछे एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो खामोशी से उन्हें देख रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो उनके दिलों के राज जानता हो। उसने आहिस्ता से कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, और उसकी आवाज में ऐसा सुकून था जो खौफ पैदा कर रहा था। सलीम ने इससे पूछा कि वो कौन है, मगर उसने सीधा जवाब देने के बजाय ये कहा कि वो सिर्फ देखने वाला है और जो कुछ हो रहा है वो वैसा ही होना था। बशीर ने बेचैनी से पूछा कि उनका सोना कहां गया, तो बूढ़े शख्स ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा कि जो चीज उन्होंने ली थी वो उनकी थी ही नहीं, और जो कुछ वो खो रहे हैं वो अभी आगाज है। इसके अल्फाज ने उनके दिलों में मजीद बेचैनी पैदा कर दी, मगर सबसे खतरनाक चीज जो इस लम्हे पैदा हुई वो सोना नहीं बल्कि शक था, क्योंकि अब हर शख्स दूसरे को दुश्मन समझने लगा था, और यही शक इस सफर को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जहां से वापसी आसान नहीं होती। हवा में अजीब सी सर्दी फैल चुकी थी और दरख्तों के पत्ते हल्की हल्की आवाज के साथ सिरसराने लगे थे, जैसे फिजा खुद उन चारों मुसाफिरों के दरमियान पैदा होने वाली दूरी को महसूस कर रही हो। सलीम ने गुस्से से फरीद का गिरेबान छोड़ा और एक कदम पीछे हटते हुए बोला कि यह सब इस बूढ़े शख्स का खेल लगता है, मगर उसकी आवाज में पहले जैसा एतमाद नहीं था। बशीर ने फौरन अपनी बात बदली और कहा कि नहीं, यह सब फरीद की चाल है, क्योंकि वही सोना लेने से इनकार कर रहा था, और अक्सर वही शख्स ज्यादा खतरनाक होता है जो खुद को अलग रखता है। फरीद ने इन दोनों की तरफ देखा, मगर उसने ना अपनी सफाई दी और ना ही गुस्सा दिखाया, बल्कि इसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो जानता हो कि अब अल्फाज का कोई फायदा नहीं। करीम, जो पहले ही खौफ में डूबा हुआ था, अब मजीद घबरा गया और उसने धीमी आवाज में कहा कि हमें यहां से फौरन निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह ठीक नहीं और ना ही ये लोग अब एक दूसरे के लिए महफूज हैं। बूढ़ा शख्स अब भी वहीं खड़ा था, इसकी आंखें चारों पर टिकी हुई थीं, मगर वो कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे वो सिर्फ देख रहा हो कि आगे क्या होने वाला है। सलीम ने आखिरकार फैसला किया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां रुकना मजीद खतरनाक हो सकता है और शायद रास्ते में उन्हें अपना सोना वापस मिल जाए। बशीर ने इसकी बात मान ली, क्योंकि इसके दिल में अभी भी यही उम्मीद थी कि वो किसी न किसी तरह अपना नुकसान पूरा कर लेगा। चारों दोबारा चल पड़े, मगर अब उनके दरमियान वो हम आहंगी नहीं रही थी जो शुरू में थी। पहले वो एक साथ चल रहे थे, मगर अब हर शख्स थोड़ा फासले पर था, जैसे कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार ना हो। सलीम बार बार पीछे मोड़ कर देखता, बशीर अपनी नजर फरीद पर जमाए रखता, करीम हर आवाज पर चौंक जाता और फरीद खामोशी से आगे देखता हुआ चलता रहा। कुछ देर बाद वो एक घने जंगल में दाखिल हो गए, जहां दरख्त इतने करीब थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही थी। फिजा में नमी थी और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे ये जगह भी किसी राज को अपने अंदर छुपाए बैठी हो। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक खुला सा मकाम नजर आया, जहां दरमियान में एक दरख्त के नीचे कुछ खाने का सामान रखा हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां छोड़ा हो। बशीर की आंखें फौरन चमक उठीं और वो तेजी से इस तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा उसने देखा कि एक लकड़ी के तख्ते पर कुछ लिखा हुआ है। उसने झक कर पढ़ा तो इस पर लिखा था कि सिर्फ इतना लो जितना तुम्हें जरूरत हो, वरना तुम खुद को खो दोगे। चंद लम्हों के लिए सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर इस बार किसी ने पहले की तरह जोर से इनकार नहीं किया। सलीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि यह भी वैसा ही डराने वाला जुमला है जैसा पहले था, और अगर वो हर चीज से डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बशीर ने इसकी बात की तायीद की और फौरन खाने की चीजें उठाने लगा, मगर इस बार उसने जरूरत से ज्यादा ले लिया, जैसे वो अपने पिछले नुकसान का बदला ले रहा हो। करीम ने भी थोड़ा सा खाना उठाया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे, जबकि फरीद ने सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा लिया और खामोशी से बैठ गया। चंद ही लम्हों बाद अजीब सा असर शुरू हुआ। बशीर, जो अभी तक खुश था, अचानक कमजोर होने लगा और उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, जैसे इसके जिस्म से ताकत निकल रही हो। उसने घबरा कर कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वो ठीक महसूस नहीं कर रहा,
जबकि सलीम ने पहले तो उसे मजाक समझा, मगर जब बशीर जमीन पर बैठ गया तो उसके चेहरे पर भी परेशानी आ गई। करीम ने फौरन पीछे हटते हुए कहा कि मैंने कहा था यह जगह ठीक नहीं और यह सब इसी लालच का नतीजा है, मगर उसकी आवाज में हमदर्दी कम और खौफ ज्यादा था। फरीद ने फौरन बशीर के पास जाकर उसे सहारा दिया और इसे पानी पिलाने की कोशिश की, हालांकि कुछ देर पहले यही लोग इस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। बशीर ने कमजोर आवाज में कहा कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है, और उसने तो सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा ही लिया था। मगर फरीद ने आहिस्ता से जवाब दिया कि बाज औकात थोड़ा सा ज्यादा ही सब कुछ छीन लेता। इसकी बात सुनकर सलीम खामोश हो गया, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो वाकई किसी ऐसे खेल में फंस चुके हैं जिसे वो समझ नहीं पा रहे। कुछ देर बाद जब बशीर की हालत थोड़ी संभली तो उन्होंने दोबारा चलने का फैसला किया, मगर अब उनके कदम भारी थे और दिलों में बेचैनी बढ़ चुकी थी। रास्ता मजीद घना और पेचीदा होता जा रहा था और ऐसा लगता था जैसे वो जितना आगे बढ़ रहे हैं इतना ही उलझते जा रहे हैं। रात होने लगी और उन्होंने एक बार फिर पड़ाव डालने का सोचा, मगर इस बार कोई सुकून नहीं था, क्योंकि हर शख्स के दिल में शक और खौफ की एक नई शक्ल पैदा हो चुकी थी। सलीम को लग रहा था कि बशीर ने इसका सूना चराया होगा। बशीर को यकीन था कि फरीद ही असल चूर है, और करीम को लग रहा था कि यह सब किसी नजर न आने वाली ताकत का खेल है। इसी कश्मकश के दौरान अचानक दूर कहीं से एक आवाज आई, ना ज्यादा बुलंद ना बहुत धीमी, मगर इतनी वाज़ेह कि सबने सुन ली। आवाज ने कहा कि लालच करने वाला हमेशा खाली हाथ रहता है और शक करने वाला कभी सुकून नहीं पाता। चारों ने एक साथ उधर उधर देखा, मगर कोई नजर ना आया, जैसे ये आवाज खुद इस जगह की हो। इस लम्हे इन सब के दिलों में एक नया खौफ पैदा हुआ, मगर इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ये थी कि अब वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे, और वो रिश्ता जो एक सफर के आगाज में था अब टूटने के करीब था, और यही टूटना उन्हें इस अंजाम की तरफ ले जाने वाला था जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं था। रात गहरी होती जा रही थी और जंगल की खामोशी अब एक बोझ बन चुकी थी, जैसे हर दरख्त, हर साया, हर सरसराहट उन चारों के दिलों में छुपे खौफ और शक को मजीद बढ़ा रही। आग जल रही थी, मगर उसकी रोशनी में भी सुकून नहीं था, क्योंकि अब रोशनी से ज्यादा अंधेरा उनके दिलों में था। सलीम एक तरफ बैठा था और उसकी नजरें बार बार बशीर और फरीद के दरमियान घूम रही थीं, जैसे वो किसी एक को कसूरवार साबित करने के लिए अपने दिल में दलीलें जमा कर रहा हो, जबकि बशीर अपनी कमजोरी के बावजूद फरीद को शक की निगाह से देख रहा था, और उसके जहन में यही चल रहा था कि अगर किसी ने सुना लिया तो वो यही खामोश रहने वाला आदमी हो सकता है। करीम सबसे ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब वो न सिर्फ रास्ते से बल्कि अपने साथियों से भी खौफजदा हो चुका था। इसे लग रहा था कि किसी भी लम्हे कुछ बुरा हो सकता है और वो इस सब का मुकाबला नहीं कर पाएगा। फरीद अब भी खामोश था, मगर उसकी खामोशी में एक तरह का सुकून था जो बाकी तीनों को और ज्यादा बेचैन कर रहा था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह शख्स डरता क्यों नहीं, घबराता क्यों नहीं, और हर हाल में एक जैसा क्यों रहता है। इसी बेचैनी के आलम में रात गुजरी और सुबह की हल्की रोशनी के साथ वो दोबारा चल पड़े, मगर अब उनके कदमों में थकन से ज्यादा जहनी बोझ था। कुछ फासले पर पहुंचने के बाद अचानक दरख्त खत्म होने लगे और उनके सामने एक खुला मैदान आ गया, और इस मैदान के बीचों बीच एक अजीब मंजर था जिसने उन्हें एक लम्हे के लिए रोक दिया। वहां जमीन के दरमियान एक चमकता हुआ खजाना रखा था, सोने और कीमती चीजों से भरा हुआ, और उसके इर्द गिर्द कोई नहीं था, जैसे वो सिर्फ उनके लिए रखा गया हो। सलीम की आंखों में दोबारा वही चमक आ गई जो पहले संदूक को देखकर आई थी, और बशीर के चेहरे पर भी लालच की झलक वापस आ गई। जबकि करीम पीछे हट गया और उसने फौरन कहा कि यह सब पहले जैसा ही है और यह हमें दोबारा किसी आजमाइश में डाल रहा है। फरीद ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ इस मंजर को देखता रहा जैसे वो इसके पीछे छपी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा हो। खजाने के सामने एक पत्थर रखा था जिस पर लिखा था कि ये खजाना सिर्फ एक शख्स के लिए है और वही इसे ले सकता है जो खुद को इसका हकदार समझता हो। इस जुमले ने चारों के दरमियान एक नई कश्मकश पैदा कर दी, क्योंकि अब मसला सिर्फ सूना नहीं था बल्कि खुद को बेहतर साबित करने का भी था।
सलीम ने फौरन कहा कि वो इसका हकदार है क्योंकि इसने हमेशा फैसले किए और रास्ता दिखाया, जबकि बशीर ने इसकी बात काटते हुए कहा कि हकदार वो है जो मौका को पहचानता है और फायदा उठाना जानता है। करीम दोनों की बातें सुनकर मजीद घबरा गया और उसने कहा कि हमें इस सब से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये सब हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है, मगर इसकी बात किसी ने नहीं सुनी। फरीद अब भी खामोश था और वो आहिस्ता से एक कदम पीछे हट गया, जैसे वो इस मुकाबले का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था। चंद लम्हों में बहस शिद्दत इख्तियार कर गई और बातों से आगे बढ़कर इल्जाम तराशी शुरू हो गई। सलीम ने बशीर पर इल्जाम लगाया कि इसने पहले भी सूना चराया था और अब वो दोबारा वही करना चाहता है, जबकि बशीर ने जवाब दिया कि असल चोर फरीद है जो हर बार खुद को अलग रखकर बच जाता है। ये सुनकर करीम ने भी खौफ में आकर फरीद की तरफ देखा, जैसे वो भी इस पर शक करने लगा हो, और यही वो लम्हा था जब उनके दरमियान मौजूद आखिरी एतिमाद भी खत्म हो गया। बहस हाथापाई में बदल गई और दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगे। इस कश्मकश में न सिर्फ उनकी ताकत जाय हो रही थी बल्कि उनकी अक्ल भी कहीं खो चुकी थी। फरीद ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ खामोशी से ये सब देखता रहा क्योंकि अब ये लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि उनके अंदर की थी। अचानक जैसे ही दोनों थक कर अलग हुए और उन्होंने खजाने की तरफ देखा तो वो गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। ये मंजर देखकर सबके चेहरे पर हैरत और खौफ फैल गया, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये सब कोई आम बात नहीं बल्कि एक ऐसा खेल है जिसे वो समझ नहीं पा रहे। इसी लम्हे पीछे से एक आहट हुई और उन्होंने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा शख्स एक बार फिर उनके सामने खड़ा था, इस बार पहले से ज्यादा करीब, और उसकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी। सलीम ने गुस्से में कहा कि यह सब इसी का किया धुरा है और वही उन्हें इस आजमाइश में डाल रहा है, मगर बूढ़े शख्स ने सुकून से जवाब दिया कि इसने उन्हें कुछ नहीं दिया बल्कि सिर्फ वही दिखाया है जो पहले से उनके अंदर था। इसकी बात सुनकर तीनों एक लम्हे के लिए खामोश हो गए क्योंकि ये अल्फाज सीधा उनके दिलों को छू रहे थे। बूढ़े शख्स ने मजीद कहा कि सूना उनकी लालच था, शक उनका गुरूर था और खौफ उनकी कमजोरी थी, और उसने सिर्फ उन चीजों को सामने आने का मौका दिया है। इसकी आवाज में ना गुस्सा था ना तंज, बल्कि एक अजीब सी सच्चाई थी जिससे बचना मुमकिन नहीं था। फिर इसने एक लम्हे के लिए रुककर उन चारों को गौर से देखा और आहिस्ता से कहा कि इस सफर में वो अकेले नहीं थे बल्कि इनमें से एक शुरू से ही इस खेल का हिस्सा था। ये सुनकर तीनों के चेहरों पर एक साथ हैरत और शक उभर आया और उनकी नजरें फौरन एक दूसरे पर जिम गईं, जैसे वो इस एक शख्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। इस लम्हे फिजा में एक बार फिर वही बोझल खामोशी फैल गई और फरीद खामोशी से खड़ा था। इसके चेहरे पर ना हैरत थी ना खौफ, और यही चीज बाकी तीनों के दिलों में एक नए शक को जन्म दे रही थी जो अब पहले से ज्यादा खतरनाक था। फिजा एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित हो गई, जैसे वक्त खुद रुक कर यह देखना चाहता हो कि अब क्या होने वाला है। सलीम, बशीर और करीम की नजरें बारी बारी एक दूसरे पर और फिर फरीद पर जाकर रुक रही थीं, मगर इनमें एतमाद का वो मामूली सा साया भी बाकी नहीं रहा था जो कभी इस सफर के आगाज में मौजूद था। सलीम ने भारी आवाज में कहा कि अगर वाकई उनमें से कोई एक इस खेल का हिस्सा है तो वो फरीद ही हो सकता है, क्योंकि वो शुरू से ही अलग था। ना इसने सुना लिया, ना वो लालच में आया और ना ही वो किसी बात पर घबराया। बशीर ने फौरन इस बात की तायीद की और कहा कि हां, यही बात इसे शुरू से अजीब लग रही थी, क्योंकि कोई इंसान इतना सादा नहीं हो सकता कि हर मौका छोड़ दे, जरूर इसके पीछे कोई राज है। करीम, जो पहले ही खौफ में डूबा हुआ था, अब इस शक के बोझ तले और भी कमजोर हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा कि शायद वाकई यही हकीकत हो, क्योंकि जो शख्स सबसे मुख्तलिफ होता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। फरीद ने इन तीनों की बातें खामोशी से सुने। इसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना परेशानी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था जो इस लम्हे भी बरकरार था। उसने आहिस्ता से कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस खेल का हिस्सा हूं तो तुम्हें यही सच मान लेना चाहिए, क्योंकि तुमने पहले भी मेरी बात नहीं मानी और अब भी नहीं मानोगे। इसके अल्फाज में कोई दिफा नहीं था बल्कि एक गहरी थकन थी, जैसे वो जानता हो कि यह सब कुछ अब रुकने वाला नहीं।
इसी लम्हे बूढ़े शख्स ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आवाज पहले से ज्यादा वाज़ेह हो गई। उसने कहा कि तुम सब गलत हो, क्योंकि तुमने अब तक कुछ भी नहीं समझा। तुमने सिर्फ एक दूसरे को देखा है मगर खुद को नहीं देखा। इसकी बात सुनकर तीनों चौंक गए और उनके चेहरों पर एक लम्हे के लिए उलझन जाहिर हुई। बूढ़े शख्स ने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कहा कि यह सफर किसी खजाने या नुकसान का नहीं था, बल्कि ये तुम्हारे अंदर छुपे हुए सच का सफर था, और हर मौका जो तुम्हें मिला वो तुम्हारे लिए एक इम्तिहान था। उसने सलीम की तरफ देखकर कहा कि तुमने जल्दी की, बगैर सोचे हर चीज को अपना हक समझा, और उसी जल्दबाजी ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। फिर इसने बशीर की तरफ रुख किया और कहा कि तुमने लालच को अपना रास्ता बनाया, तुमने जरूरत से ज्यादा लेने की कोशिश की, और इसी लालच ने तुम्हें कमजोर कर दिया। इसके बाद इसने करीम की तरफ देखा और कहा कि तुम खौफ में जीते रहे, हर मौका से पीछे हटते रहे, और इसी खौफ ने तुम्हें खाली हाथ रखा। ये सुनकर तीनों के चेहरे झक गए, क्योंकि अब वो पहली बार अपनी गलतियों को साफ देख रहे थे, मगर उनके पास उन्हें बदलने का वक्त गुजर चुका था। फिर बूढ़े शख्स ने अपनी नजरें फरीद की तरफ मोड़ी और एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा कि यह शख्स तुम में से सबसे कमजोर नजर आता था, मगर असल में यही सबसे मजबूत निकला, क्योंकि इसने ना जल्दी की, ना लालच किया, और ना ही खौफ को खुद पर हावी होने दिया। सलीम ने हैरत से सर उठाया और बोला कि तो फिर यह इस खेल का हिस्सा नहीं था। बूढ़े शख्स ने सर हिलाया और कहा कि नहीं, यह तुम्हारी तरह आजमाइश में था, मगर उसने खुद को नहीं खोया। यह सुनकर तीनों के दिलों में एक अजीब सा दर्द पैदा हुआ, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा था कि वो हार चुके हैं, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से। इसी लम्हे बूढ़े शख्स ने अपना हाथ उठाया और फिजा में एक हल्की सी रोशनी फैल गई, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। उसने कहा कि यही वो लम्हा है जिसे तुम तकदीर का फैसला कहते हो, मगर हकीकत यह है कि तकदीर कोई अलग चीज नहीं, बल्कि यह तुम्हारे अपने फैसलों का नतीजा है। तुमने जो चुना वही तुम्हारे साथ हुआ, और तुमने जो खोया वो भी तुम्हारी अपनी वजह से खोया। ये अल्फाज सुनकर फिजा में एक गहरी खामोशी छा गई, और तीनों मुसाफिर जैसे अंदर से टूट गए, क्योंकि अब उनके पास न कोई बहाना था और न ही कोई इल्जाम। सलीम ने धीमी आवाज में कहा कि अगर हमें यह सब पहले समझ आ जाता तो शायद हम सब कुछ न खोते। मगर बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि समझ हमेशा वक्त पर आती है, मगर इंसान अक्सर देर से समझता है। बशीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि क्या अब भी कुछ वापस मिल सकता है, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी, क्योंकि कुछ चीजें एक बार खो जाएं तो वापस नहीं आती। करीम ने सर झुका लिया और वो कुछ ना बोल सका, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ बाकी नहीं था। फरीद अब भी खामोश खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी थी, क्योंकि इसने अपने साथियों को टूटते हुए देखा था। बूढ़े शख्स ने इसकी तरफ देखकर कहा कि तुमने खुद को बचा लिया, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। फरीद ने आहिस्ता से जवाब दिया कि कामयाबी ये नहीं कि मैं बच गया, बल्कि यह है कि मैं खुद को नहीं हारा, और काश ये सब भी समझ जाते। ये सुनकर तीनों के दिल मजीद बोझल हो गए, क्योंकि अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हो गया था, मगर उनके नताइज बदलने का कोई रास्ता नहीं था। फिजा में एक बार फिर वही खामोशी फैल गई, मगर इस बार यह खामोशी सुकून की नहीं बल्कि एहसास की थी। नाजरीन, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान अक्सर अपनी नाकामियों का इल्जाम तकदीर को देता है, मगर हकीकत यह है कि तकदीर हमारे फैसलों से बनती है। जब हम जल्दबाजी करते हैं, लालच में आते हैं या खौफ में जीते हैं, तो हम खुद अपनी राह खो देते हैं, और फिर जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो हमें एहसास होता है कि गलती कहाँ की थी। अगर हम सब्र, सच्चाई और नेकी का रास्ता चुने तो शायद हम हर इम्तिहान में कामयाब ना हों, मगर हम खुद को कभी नहीं खोते, और यही असल कामयाबी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हो तो एमए स्टोरी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का सबक होती है। अल्लाह हाफिज।